हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवेयरनेस एकेडमी। मेरा नाम है अंजलि कौशिक और आज आपकी सेकंड यूनिट स्टार्ट होने जा रही है नेट साइकोलॉजी की, जिसके अंडर हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं। रिसर्च इज़ वन ऑफ द मोस्ट, जो आपका टफेस्ट पार्ट है साइकोलॉजी का, वो है बहुत से लोग इसे नहीं कर पाते क्योंकि ये अप्लाइड ज़्यादा चलता है। आपका कोई भी क्वेश्चन अगर नेट के पेपर में आता है तो इट वॉन्ट कम डायरेक्ट, ठीक है। कोई भी आपका क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट नहीं आता है। यू हैव टू गो फॉर द अप्लाइड थिंग। और आप उन चीज़ों को अप्लाई कब कर पाते हो? जब उन चीज़ों को जानते हो, जब आप उन चीज़ों को समझते हो। सो रिसर्च में आई फील कि रादर देन गोइंग फॉर द फैक्ट्स, रादर देन गोइंग फॉर द थिंग्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। जितना अच्छे से आप समझेंगे उतना अच्छे से आप चीज़ों को अप्लाई कर पाएंगे। सिमिलरली अभी हम पहले बेसिक्स करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। आज हम करने वाले रिसर्च मीनिंग, पर्पस एंड डायमेंशन। सिर्फ हम इतनी बात करेंगे, इससे ऊपर हम नहीं जाएंगे। रीज़न बीइंग बहुत ज़्यादा आपके लिए हेक्टिक हो जाएगा। आप उसको इतना ज़्यादा जो है क्या कहते हैं, मतलब नहीं समझ पाएंगे, सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है। सो मोर ओवर इट इज़ कंफ्यूजिंग इट एज वेल। सो स्टार्ट करते हैं हम सिलेबस से। सो रिसर्च मैथोलॉजी के एक बार हम सिलेबस को समझ लेते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिसर्च है क्या, पर्पस क्या है, डायमेंशंस क्या है, फिर रिसर्च प्रॉब्लम कैसे बनती है, क्या ऑपरेशनल डेफिनेशंस होती हैं, क्या हाइपोथेसिस होती है, क्या आपकी सैम्पलिंग टेक्निक होती है, किस तरीके से यूज़ करते हैं। देन एथिक्स की बात करेंगे। फिर रिसर्च में जो पैराडाइम्स आपके यूज़ होते हैं, अप्रोचेज मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको पीछे, लेकिन पैराडाइम्स आर क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिवली, बेसिकली व्हाट वी कॉल इट इज मेथोडोलॉजी। इसके अंदर आपका क्या आएगा? मेथोडोलॉजी आपका आ जाएगा। देन ऑब्जर्वेशन वगैरह, ये आपका क्या है? मेथोडोलॉजी है कि कैसे आप डाटा कलेक्शन करेंगे। देन सैम्पल किस टाइप का होगा, केस स्टडीज, स्टेट्स कौन सी यूज होगी, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन मेथड, आपके एनपीसी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, देन आपके पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, एनोवा, अनकोवा, मनोवा, कोरिलेशन, पॉइंट बायसरल, टेट्राकोरिक, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस। तो ये आपका सारा किसके अंडर आएगा? ये आपका इसी के ही अंडर आएगा। काफ़ी बड़ी यूनिट है। एक एक पॉइंट को अगर हम लेके चलेंगे, अगर 20 मिनट्स की डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस को लेके चलेंगे, सो इट विल बी मोर ईजियर फॉर यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा काम यही बनता है कि मैं आपको सबसे पहले ये समझा दूं कि हम करेंगे कैसे, ठीक है। इस रिसर्च को, मतलब रिसर्च की जो यूनिट है, इसको हम कंप्लीट कैसे करेंगे, बेस से लेके आपका क्या, जो आपका क्या कहते हैं, बेस से लेके हम जाएंगे आपकी हायर फॉर्म पर। और वो कैसे? स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं कि आज ही आपको मैं डायरेक्ट अनोवा पढ़ा दूंगी, नहीं। और उसके बाद आई टेल यू कि किस तरीके से आप इस चीज़ को अप्लाई करके नेट के पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसके बिना इसका कोई यूज़ ही नहीं है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का lecture, which is basically what? Research. So as you guys know, research क्या होता है? Research is basically searching about the new things. कुछ ऐसी चीज़ जो पहले किसी को नहीं पता थी, and even though किसी को पता थी, तो उसके अलावा भी उसको ज़्यादा एनालिसिस करना, उसके बारे में और ज़्यादा जानना, उसमें इन डेप्थ नॉलेज में जानना। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ रिसर्च। ऐसी चीज़ों के बारे में जानना जो आपका किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, तो उन फैक्ट्स को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना, वो इसमें किस में आता है? रिसर्च में। नई नॉलेज को गेन करना, ऐसी नॉलेज जो आपसे पहले किसी ने ना करी हो, सो दैट विल कम अंडर द रिसर्च। एंड अगर आप नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो, अपार्ट फ्रॉम इट आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या है? आपको एट द एंड ऑफ द डे पीएचडी में क्या करनी है? आपको रिसर्च करनी है। और अगर आप रिसर्च करोगे, सो आपका ये वाला जो यूनिट है वो कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस वजह से इसका क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और आप इसी वजह से क्या है कि पीएचडी आपका अभी के लिए नहीं, पीएचडी के लिए, एमफिल के लिए, या आपका गेट जो आपका क्लियर हो जाएगा, या आप जब बच्चों को पढ़ाएंगे, उन सब में इस पोर्शन का बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च एज अ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक सर्च ऑफ पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे एक नई चीज़ को जानना, नई इंफॉर्मेशन को जानना, इज बेसिकली कम्स अंडर द रिसर्च। क्लिफोर्ड वुडी रिसर्च कंप्राइज, देखो क्लिफोर्ड वुडी ने कहा था कि रिसर्च कंप्राइज डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ये क्या हो गया? बेसिकली उसके स्टेप्स हो गए। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, सजेस्टेड सॉल्यूशन, कलेक्टिंग डाटा, ऑर्गेनाइजिंग, इवेलुएटिंग, देन उससे डिडक्शंस बनाना, ठीक है, कंक्लूजन पे पहुंचना, एंड लास्ट उन चीज़ों को, कंक्लूजन को चेक करके उनसे एक हाइपोथेसिस या थ्योरी को बना देना। जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, व्हेन आई टॉक अबाउट अ थिंग, कि मैं ये बोल दूं कि अग्रेशन इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, ठीक है, इनफैक्ट अग्रेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर। इफ आई से दिस,
सो इस चीज का रेलेवेंस किसके बाद बनेगा? इट कैन बी कंसीडर एज द थ्योरी आफ्टर इट इज प्रूवन, आफ्टर इट इज वेल रिसर्च, आफ्टर इट बिकम अ थ्योरी, ठीक है। सो उसके बाद इसका रेलेवेंस बढ़ेगा। उससे पहले ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? वो हाइपोथेसिस है। इट कैन बी ट्रू, इट कैन बी फॉल्स एज वेल। अगर मैं इसको अपने डाटा के साथ, ऑब्जर्वेशन के साथ, सैंपल के साथ प्रूव करके दिखाती हूँ, वेदर क्वालिटेटिवली वेदर क्वांटिटेटिवली, तो ये हमारा क्या बन जाता है? थ्योरी बन जाता है, एक वेल प्रूवन फैक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है फिर? ये फैक्ट बन जाता है। तो विच इज वट एवर इज प्रूवन बाय द रिसर्च, जो कंक्लूजन में डिराइव हो जाता है वो क्या बन जाता है? आपका फैक्ट बन जाता है। उससे पहले जो आपकी स्टेटमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस, जो बेसिकली आपका रिसर्च क्वेश्चन भी होता है। तो द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट कि ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च आपका क्या हो सकता है? आप किस रीजन से रिसर्च करना चाहेंगे, ठीक है? किस चीज के लिए? या तो हमें कुछ नई चीज से फेमिलियरिटी चाहिए हो, ठीक है, फेमिलियरिटी विद द फिनोमिना, और टू अचीव अ न्यू इनसाइट्स थ्रू इट। या तो हमें किसी फिनोमिना के बारे में फेमिलियर होना है, दैट हाउ इट वर्क्स, या हमें उसमें नई इंसाइट चाहिए कि इतना तो हमें पता है, वी वांट टू गो फॉर द मोर, ठीक है। सो इस रिसर्च को हम बेसिकली क्या बोलेंगे? एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च, ठीक है। क्या बोलेंगे? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम एक फिनोमिना को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, या फॉर्मुलेट कर रहे हैं। सो आगे हम बात करेंगे द सेकेंड ऑब्जेक्टिव, विच इज बेसिकली व्हाट? एक चीज को पर्टिकुलरली अच्छे तरीके से जानना, डिस्क्राइब करना। जैसे वी नो अबाउट द फिनोमिना ऑफ सनराइज एंड सनसेट। अब हम उस चीज को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? क्या उसका रीजन है? उसका डिस्क्रिप्शन क्या है? सो दैट विल कम अंडर द डिस्क्रिप्टिव स्टडी, जिसमें आप एक फिनोमिना को डिस्क्राइब करेंगे टू पोर्ट्रे एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, सिचुएशन और अ ग्रुप। स्टडीज विद दिस व्यू इज नोन एज अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसमें हम क्या करते हैं कि किसी एक सिचुएशन का या इंडिविजुअल का या ग्रुप का, जैसे मैंने एक सिचुएशन बताई कि सनराइज एंड सनसेट, इसका जो एक पर्टिकुलर रीजन है वो क्यों होता है, किस तरीके से होता है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे अर्थ घूमती है, क्या अर्थ का एक्सिस है। सो दैट विल कम अंडर दिस, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली डिस्क्राइब कर रहे हैं। इट इज व्हाट? डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव इज ऑल अबाउट डिस्क्राइबिंग अ फिनोमिना और इंडिविजुअल्स रिएक्शन और अ सिचुएशन और अ ग्रुप, ठीक है। देन द थर्ड वन इज डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी। या फ्रीक्वेंसी के लिए जो होती है दैट विल कम अंडर द डायग्नोस्टिक रिसर्च। डायग्नोस्टिक रिसर्च के अंदर हम क्या करते हैं? जैसे क्लिनिकल सेटिंग्स हैं, तो एंजाइटी अटैक कितनी बार आया है, 3 महीने में कितनी बार आया है, ठीक है, कितना फ्रीक्वेंट है। सो दैट विल कम अंडर द डायग्नोस्टिक। अगर वो 6 महीने में एक बार आया है, सो इट डजेंट मैटर टू अस, वो आ सकता है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन है। इट इज नॉट कंसिडर अंडर द पैनिक डिसऑर्डर या एंजाइटी डिसऑर्डर। लेकिन अगर वो फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि इट इज दिस, ठीक है, वो एक डिसऑर्डर है। सो ये आपका क्या है? फ्रीक्वेंसी बताएगा कि किस फ्रीक्वेंसी के साथ कितनी बार और किस रीजन से चीजें हो रही है। सिमिलरली अगर फोबिया वाली एंजाइटी है आपकी, ठीक है, फोबिया है किसी को, तो वो बंद कमरे में हो रहा है, ठीक है, उसको हम कैसे बताएंगे कि जितनी बार उससे बंद कमरे में गया उसको एंजाइटी क्रिएट हुई, उसको फोबिया है, ठीक है, वो बार बार करे और वो बार बार वो चीज हो रही है। सो दैट टर्म्स लाइक दैट। सिमिलरली कोई सिचुएशनल फैक्टर है कि मैंने कोई हॉरर मूवी देखी है और हॉरर मूवी के बाद मेरे को अकेले एक रूम में छोड़ दिया गया है, तब मैं डर रही हूँ, ठीक है, हमेशा नहीं डरती लेकिन तब मैं डर रही हूँ। सो वो क्या है? वो एक क्या कहते हैं, बेसिकली आपका फोबिया है? नहीं है, वो फोबिया नहीं है, वो एक सिचुएशनल फैक्टर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डायग्नोस्टिक रिसर्च बोलते हैं। सपोज मेरे को तब एंजाइटी हुई, मेरे को फोबिया मतलब दे टुक मी टू द डॉक्टर, उन्होंने बोला कि इसे डायग्नोस करके देखो, शी हैव दैट फोबिया। लेकिन तब मैं नेक्स्ट टाइम जब मेरे को रूम में बंद करा गया, मैंने नहीं देखी थी हॉरर मूवी, तो मेरी फ्रिक्वेंसी जो है उस इवेंट की वो कम हो जाएगी। सो दे विल डायग्नोस, ठीक है, डायग्नोस की नहीं है, इट इज नॉट अ फोबिया, उसको वो सिचुएशनल था क्योंकि उसने मूवी देखी थी, ठीक है। सो इट इज व्हाट? डायग्नोस्टिक। हम किसी चीज का रीजन जो है बेसिकली एसोसिएट कर रहे हैं, उसको डायग्नोस कर रहे हैं। सिमिलरली कोई अगर क्लोज स्पेसिस का किसी को फोबिया है या किसी को हर्पिटोफोबिया है, हर्पिटोफोबिया इज बेसिकली व्हाट? फियर फ्रॉम द रेप्टाइल्स, जो आपका छिपकली और ये सब होता है उन सब चीजों से होता है, ठीक है, स्नेक से बेसिकली जो होता है। सो रेप्टाइल से जितने भी रेप्टाइल्स हैं उनसे जो फोबिया होता है उनको हम बोलते हैं हर्पिटोफोबिया। अब किसी इंसान को अगर हर्पिटोफोबिया है तो उसको जितनी बार आप स्नेक दिखाओगे, जितनी बार आप लिजर्ड दिखाओगे, द पर्सन विल गेट इनटू द एंजाइटी और उसको फोबिया फील होगा। सो वी कैन डायग्नोस थ्रू इट कि इट इज बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, राइट, कि ये हर्पिटोफोबिया इसको है, दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज रिएक्टिंग लाइक दिस। सो दिस विल कम अंडर द डायग्नोस्टिक रिसर्च, जो आपकी क्लिनिकल सेटिंग्स में बहुत यूज होती है। देन the third one is hypothesis,
टेस्टिंग रिसर्च। अब इसमें क्या है, हम कॉजल रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं कि क्या किसका रीज़न है। जैसे मैंने आपको बोला कि अग्रेशन इज मतलब टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अग्रेशन। अब मैं ये बोल दूं कि टेम्परेचर की ही वजह से अग्रेशन होता है, ठीक है, टेम्परेचर की ही वजह से अग्रेशन होता है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, मैंने एक कॉज दिया है किसका, अग्रेशन का, और मैं उसका इफेक्ट कि अग्रेशन की वजह से, ओ सॉरी, टेम्परेचर की वजह से आपका अग्रेशन होता है। सो ये मैंने यहाँ पे क्या दिया है, कॉज दिया है अग्रेशन का, आउटपुट क्या है, अग्रेशन, और कॉज क्या है आपका टेम्परेचर इसके अंदर। सो इनके रिलेशनशिप को जब मैं डिफाइन करूंगी, जब हम बात करेंगे कि इट इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड, ठीक है, अगर हम बोलें कि एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो दैट इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड, और अगर मैं बोलूं कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, दैट इज नेगेटिवली कोरिलेटेड और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सिमिलरली पॉजिटिवली कोरिलेटेड को हम बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज भी बढ़ेगी तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अगर हम एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज घट रही है तो उसे हम बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि जो टेम्परेचर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अग्रेशन, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, मैंने कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बताया है, मैंने उनके रिलेशन के बारे में बताया है। तो जब ऐसी रिलेशन की बात होगी तो उसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च बोलेंगे, ठीक है। क्यों, इसमें मैंने एक हाइपोथेसिस फॉर्म करी कि अग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अग्रेशन एंड वाइस वर्सा, ठीक है। दोनों एक चूज, मतलब जो आपका टेम्परेचर है वो क्या है, अग्रेशन को अफेक्ट कर रहा है, उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है। अब मैं इसको प्रूव करके इसको फैक्ट या इसको थ्योरी बनाऊंगी, ठीक है। सो ये रिसर्च आपकी किसके अंडर आएगी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च के अंदर। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं फॉर्मुलेटिव या एक्सप्लोरेटरी फॉर्मुलेटिव रिसर्च की, इसके अंदर आपका क्या होता है, यू डोंट हैव अ डिफाइंड प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें क्या है कि हम एक फिनोमिना को जानना चाहते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानना चाहते हैं, हम उसके बारे में जानते नहीं हैं, हाउ इट वर्क्स, ठीक है, हमें नहीं पता उसका क्या सॉल्यूशन आएगा, क्या उन दोनों के बीच में रिलेशन है, नहीं, हम इसमें रिलेशन वगैरह की बात नहीं करते, ठीक है। देन अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव की, तो इसमें हम एक फिनोमिना को एज इट इज डिस्क्राइब करते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक को एज इट इज डिस्क्राइब करते हैं कि दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो इसमें भी अगेन कोई कॉज एंड इफेक्ट का पता नहीं चलता। देन हम बात करते हैं आपकी डायग्नोस्टिक रिसर्च की, अगेन इसमें भी आपका कॉज एंड इफेक्ट का नहीं पता चलता, इट इज ऑल अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्टेंस, ठीक है, वो जो आपकी सिचुएशन है वो कितनी बार अराइज हो रही है। सो इट्स ऑल अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्टेंस, तो इसमें भी आपका नहीं पता चलता। लेकिन दिस वन, द हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च, इट इज अबाउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है, कि किस तरीके से क्या चीज अफेक्ट कर रही है दूसरी वाली को। सो दैट विल कम अंडर द हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज, ठीक है। सो ये बेसिकली आपकी क्या है, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च है कि आप जब रिसर्च करते हैं तो इन 4 ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू करते हैं, ठीक है, कि आप या तो जानना चाहते हैं, ठीक है, या आप उसका कॉज इफेक्ट देखना चाहते हैं कि किस वजह से हो रहा है, आप डायग्नोस करना चाहते हैं, या आप किसी पर्टिकुलर फिनोमिना को क्या करना चाहते हैं, डिस्क्राइब करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम मोटिवेशन इन रिसर्च। अब रिसर्च की मोटिवेशन बड़ी कॉमन सी बात है, एक ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे, या तो आपको रिसर्च में पीएचडी डिग्री चाहिए हो, ठीक है, रिसर्च डिग्री चाहिए हो, और उसके बेनिफिट जो आपके मिलते हैं, जैसे पीपल आर डूइंग जेआरएफ फॉर द सेक ऑफ स्टाइफेंड, ठीक है, आपको अच्छा खासा स्टाइफेंड मिल रहा है, साथ में आपको एचआरए मिल रहा है, सो पीपल आर गुड विद इट। इस वजह से लोग बात प्रिपेयर कर रहे हैं पीएचडी के लिए कि जेआरएफ मिल जाए, सो विल गो फॉर द स्टाइफेंड, उसके साथ आगे देख लेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज आपका जो आपके मॉनिटर, ये क्या क्या कहते हैं, रिसर्च डिग्री के साथ साथ जो आपके और भी बेनिफिट है, नाम के आगे डॉक्टरेट लग जाएगा, ये मोटिवेशन हो सकता है। देन किस रीज़न का, किसी लोगों का कंसर्न ये भी हो सकता है कि जो जो चीज़ें अनसॉल्व्ड हैं उनके आंसर को वो दें, ठीक है, पोवर्टी कैसे रिजॉल्व हो सकती है, तो वो भी इसके अंडर आएगा। देन इंटेलेक्चुअल जो है, कुछ लोग सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि उनमें इंटरनल क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को जानने के लिए, ठीक है। देन हम बात करेंगे सर्विस ऑफ सोसाइटी या रिस्पेक्टेबिलिटी, या तो सोसाइटी में इज्जत मिल जाए कि अरे इसके पास तो डॉक्टरेट की डिग्री है, ठीक है, क्या बात है, डॉक्टर है ये तो, ठीक है, सो रिस्पेक्ट के लिए। और दूसरा क्या है, डिजायर टू सर्विस द सोसाइटी, की सोसाइटी के लिए हम कुछ अच्छा कर पाए, हम उस लिए करेंगे। इसमें आपके मॉनेटरी बेनिफिट्स भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। मॉनेटरी बेनिफिट्स के अंडर आपका क्या आएगा, जो मैंने आपको बताया कि आपको इतना अच्छा स्टाइपेंड मिल रहा है, इट इज़ वेल गो, ठीक है, आप उसके लिए करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, प्लस आपका एचआरए मिल जाएगा, आप नियरली 50,000 तो ऐसे ही आप ले लोगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। आप आगे जॉब ना करो, बेशक आप रिसर्च ही करते रहो तो भी आपको बेनिफिट होता है। तो मॉनेटरी बेनिफिट्स आर ऑलवेज देयर। एंड जो जेआरएफ होते हैं उनको काफ़ी अच्छी मिलती है। सिमिलरली जेआरएफ को कुछ साल बाद एसआरएफ भी बना दिया जाता है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, आफ्टर द एक्सपीरियंस।
सो वो भी आपका इसके अंडर कंसीडर होगा। देन नाम के आगे डॉक्टर लग जाना, दैट विल ऑल्सो कंसीडर्ड अंडर दिस, ठीक है, क्योंकि उसके बाद उसकी वैल्यू तो बढ़ी जाती है एक पर्सन की, पैसे तो उसे ज़्यादा ही मिलेंगे, एक मिनिस्कस सेटअप हो जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च की। तो फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव में क्या है, इन अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यू डू बिफोर यू नो व्हाट यू आर डूइंग। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में मुझे पहले ही पता होगा कि मैं क्या करने जा रही हूँ। देखो समझो, जैसे एक फिनोमिना है, आई वॉन्ट टू स्टडी एटीट्यूड्स इन द पीपल, ठीक है, अगर मैं एटीट्यूड्स वगैरह को पढ़ने जाऊंगी तो मेरे को पहले ही पता होगा ना मैं एटीट्यूड को डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव है रिसर्च के लिए, और मेरे को ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरे को एटीट्यूड्स को डिस्क्राइब करना है, सो दैट विल कम अंडर द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है। दिस रिसर्च लीड्स टू द आइडियाज एंड हेल्प इन डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। अब इसमें क्या है, रिसर्च आइडियाज जो हैं वो क्या करते हैं, इसमें एक प्रॉब्लम होती है हमारे पास जिसको हम डिफाइन करते हैं। मेरे को एटीट्यूड के बारे में ज़्यादा नहीं पता, ठीक है, आगे हो सकता है अगर मैं इस रिसर्च को करूँ, although I know I in not a literal sense, but for the research sake मेरे को एटीट्यूड के बारे में नहीं पता, ठीक है। सो इसमें क्या है, अगर मैं रिसर्च करूंगी, इस प्रॉब्लम को डिफाइन करूंगी, अच्छे तरीके से जानूंगी, सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी, ठीक है। सिमिलरली आइडियाज हेल्प कर सकती हूँ मैं खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिगार्डिंग टू एटीट्यूड या किसी और की भी। देन हम बात करेंगे एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च क्या होता है, इसमें आपको कभी भी आपकी प्रॉब्लम का आंसर नहीं मिलता। इट इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग, इट इज़ ऑल अबाउट एनालाइजिंग। हम चीज़ को एक डीपर लेवल पे जान लेते हैं, पर इसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता। जैसे हम बात करते हैं अगर अपनी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की, अगर मैंने इस पे रिसर्च की दैट हाउ एटीट्यूड्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, एंड हाउ एटीट्यूड्स आर अफेक्टिंग अ ह्यूमन इंडिविजुअल, कुछ ऐसी बात में अगर मैंने बात की है, अगर मैं रिसर्च कर रही हूँ, सो मैं आई विल डेफिनेटली गेट द आंसर ऑफ माई रिसर्च प्रॉब्लम, विच इज़ बेसिकली व्हाट की क्यों एटीट्यूड कैसे फॉर्म हो रहे हैं, ये मेरी प्रॉब्लम है, और उसका आंसर मेरे को डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में मिलेगा कि एटीट्यूड आर फॉर्म बाय द सोसाइटी। सोसाइटी सिखा रही है कि क्या चीज़ पॉजिटिव है, क्या चीज़ नेगेटिव है। एटीट्यूड क्या होते हैं, आपके बेसिकली प्री कंसीव्ड बिलीफ होते हैं रिगार्डिंग अ ऑब्जेक्ट, रिगार्डिंग अ पर्सन, और रिगार्डिंग अ फिनोमिना या रिगार्डिंग अ ग्रुप। जो भी आपके प्री कंसीव्ड पॉजिटिव और नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो आपके बिलीफ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एटीट्यूड बोलते हैं, कि आप उसके प्रति कैसा व्यू पॉइंट रखते हैं। सो दैट विल कम अंडर द एटीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड फॉर्मेशन। अब अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें मेरे पास एक प्रॉब्लम है, उसका मेरे पास आंसर भी मिलेगा। लेकिन मैं बात करूँ एनालिटिकल की, सेम ही रिसर्च पे एटीट्यूड के ऊपर, तो यहाँ पे मेरे को आंसर मेरी प्रॉब्लम का नहीं मिलेगा। इट्स ऑल अबाउट आई विल एनालाइज द एटीट्यूड, आई विल गो इन टू द डीपेस्ट लेवल ऑफ एटीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड के बारे में समझूंगी, एक नेक्स्ट टेंजेंट पे जाके समझूंगी, बट मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इधर नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, रिसर्च प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इधर नहीं मिलेगा। सो दैट्स हाउ द एनालिटिकल रिसर्च वर्क। इट्स मोर फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, फॉर द सेक ऑफ डीपर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, उसके लिए ज़्यादा सुटेबल है। अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम बात करेंगे प्रॉब्लम फोकस्ड की, तो उसके लिए आपका डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा था, ठीक है। देन हम बात करते हैं आपका अप्लाइड रिसर्च की। सो अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है, इट इज़ अबाउट द इमीडिएट प्रॉब्लम। जैसे अभी समझो कि किसी ऑफिस में कुछ लोग जो हैं वो आने बंद हो गए हैं, ठीक है, लोग जो है ज़्यादा अपसेंट रह रहे हैं। तो वो क्या है, उसके लिए जो रिसर्च होगी कि लोग बाग क्यों एब्सेंट रह रहे हैं, वॉशरूम्स क्लीन नहीं है, वर्किंग कंडीशन खराब है, पेमेंट अच्छी नहीं मिल रही, व्हाट कैन बी द रीज़न ऑफ इट। सो ये क्या है, एक इमीडिएट प्रॉब्लम अराइज हुई, उसके ऊपर साइकोलॉजी को अप्लाई करके हमने रिसर्च करके एक इमीडिएट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। सो दैट विल कम अंडर द अप्लाइड रिसर्च, विच इज़ बेसिकली फोकस्ड ऑन अ थिंग, ठीक है, विच इज़ बेसिकली फोकस्ड ऑन अ इमीडिएट प्रॉब्लम, कि ये एक सिचुएशन है जो अराइज हो गई है, इसे हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। देन दीज प्रॉब्लम आर फेस बाय द सोसाइटी और बाय द इंडस्ट्री, या तो कोई इंडस्ट्रीज फेस कर रही हो या कोई सोसाइटी फेस कर रही हो। व्हाट इज द रीजन ऑफ द करंट सिनारियो की इंडिया में कम्युनलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। सो इसके ऊपर अगर मैं अभी रिसेंटली रिसर्च करूंगी, सो ये क्या होगा, अप्लाइड रिसर्च होगा, वो अभी एप्लीकेबल है, ठीक है, इमीडिएट प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन, ठीक है। देन हम बात करेंगे फंडामेंटल रिसर्च की। तो फंडामेंटल रिसर्च इज कंसर्न विद द फॉर्मुलेशन ऑफ अ थ्योरी। जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने एक कोई भी टॉपिक उठाया एंड उसके ऊपर आई वांट टू मेक एजम्पशंस, कोई भी मैं एक हाइपोथेसिस लेके चलती हूँ कि दिस हैपेंस व्हेन दिस, जैसे सपोज आपका अगेन टेम्परेचर एंड एग्रेशन का हम लेके चलते हैं। अब मैंने हाइपोथेसिस बनाई और उसके बाद मैंने क्या बना दी, थ्योरी बना दी, प्रूव करके, क्या बोल के कि हाँ दिस अफेक्ट्स बेसिकली
टेम्परेचर अफेक्ट्स द अग्रेशन पॉजिटिवली, ठीक है। टेम्परेचर जैसे बढ़ता है वैसे वैसे आपका अग्रेशन जो है वो भी बढ़ता है। सो हेंस जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अग्रेशन के। अगर ये चीज़ थी जब तक प्रूव नहीं हुई थी, हाइपोथेसिस थी, आफ्टर बीइंग प्रूवन ये क्या हो गई है, आपकी थ्योरी हो गई है। देन इट इज एन एड ऑन टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साइंटिफिक नॉलेज। अब अग्रेशन के बारे में सब जानते थे, अग्रेशन के बारे में सब जानते थे, टेम्परेचर अफेक्ट करता है सब जानते थे, लेकिन पॉजिटिवली करता है नेगेटिवली करता है ये कोई नहीं जानता था। बट मैंने एक और चीज ऐड ऑन कर दी है एग्जिस्टिंग नॉलेज में, दैट सेज दैट अग्रेशन इज बेसिकली अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर एंड इट इज पॉजिटिवली अफेक्टेड, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आपका अग्रेशन भी बढ़ेगा। तो मैंने इनके रिलेशन को और ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया है और एक थ्योरी दे दी है। सिमिलरली मैंने जो एग्जिस्टिंग जो आपकी नॉलेज थी, साइंटिफिक नॉलेज थी, उसमें भी एक एड ऑन कर दिया है। सो दैट विल कम अंडर द फंडामेंटल रिसर्च। किसके अंडर आएगी वो, फंडामेंटल रिसर्च के अंडर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की। सो देखो क्वालिटी एक सेकेंड, हाँ, तो दिस वन इज क्वांटिटेटिव, पता नहीं कैसे स्विच हो गया ये, ठीक है, एंड दिस वन इज क्वालिटेटिव, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव की। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च और ये क्वालिटेटिव है। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो आपकी ना मेजरमेंट होती है विद इन द नंबर्स। मेजरमेंट क्या होती है, जब हम किसी भी चीज़ को नंबर डिनोट्स कर देते हैं विद रिगार्डिंग द स्केल, एक स्केल दे देते हैं, मेजर कर देते हैं, तो दैट विल कम अंडर द क्वांटिटेटिव। कोई भी ऐसी चीज जिसको हम क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं। सो दिस रिसर्च इज डन बाय द क्वांटिटेटिव मेथड, ठीक है। एंड एज वेल एज जो चीजें यूज होती है इसमें वो भी क्वांटिटिव होती हैं। इट इज अप्लीकेबल टू द थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। जैसे आपका पॉलिटिकल जो होता है, ठीक है, आपको किसी के बारे में एक एटीट्यूड जानना है कि कौन सी पार्टी के बारे में क्या एटीट्यूड रखती है जनता, तो उसमें क्या है, आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च हो रही है, ठीक है। वी आर गोइंग टू द पीपल डूइंग द सर्वेज, और उससे हम जान रहे हैं कि आप इसको सपोर्ट कर रहे हो या इसको सपोर्ट कर रहे हो, तो हम क्वांटिटेटिवली इस चीज़ को देख रहे हैं कि कितने लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, क्वांटिटी की, जहाँ पे हम वोट्स को क्लियरली गिन सकते हैं, ठीक है, क्लियरली उनके व्यू पॉइंट को गिन सकते हैं। देन हम बात करते हैं क्वालिटेटिव की। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन द क्वालिटी और काइंड, ठीक है। किसके ऊपर बेस्ड होगा, क्वालिटी और काइंड के ऊपर। अगर हम उसी पॉलिटिकल पार्टीज की क्या कहते हैं क्वालिटीज को रख दे वहां पे कि आप इस क्वालिटीज को कितना देंगे, इस क्वालिटी के ऊपर आप कितना मार्क करेंगे, तो वहां पे क्या आ जाता है, आपकी क्वालिटी का इनपुट आ जाता है, जहां पे न्यूमेरिकल्स जो है वो आपकी नहीं कंसीडर होती, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आपकी कंसीडर नहीं होती, मेजरमेंट नहीं होती, हम क्वालिटी की बात करते हैं। अगर मैं ये बोल दूं कि दो पॉलिटिकल पार्टीज रखी और हमने बोल दिया गुड और बैड, तो ये मैंने उसको किस में देखा है, मैंने देखा क्वालिटी के बेसिस पे, ठीक है। या तो वो गुड होगी, ठीक है, या वो बैड होगी। सो ये जो है ये क्या है, ये उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, ठीक है। क्या बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं कि वो कितना अच्छा है, या तो वो अच्छा है या वो बुरा है, ठीक है। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, क्वालिटी। सिमिलरली अगर मैं बोल दूं कि आप इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में से किसको कितने रैंक दोगे या किस तरीके से कितने नंबर दोगे, कितनी वोट्स आपके घर से जाएंगे, अगर मैं क्वांटिटी की बात कर दूं तो यहाँ पे क्या होगा कि आई विल आस्क देम इन नंबर, कि 2 वोट जाएंगी या आपकी 3 वोट जाएंगी, ठीक है। सो आई विल आस्क इन नंबर कि 1 वोट जाएगी आपके घर से, 2 वोट जाएंगी या 3 वोट जाएंगी। सो दिस इज व्हाट बेसिकली क्वांटिटेटिव। लेकिन अगर मैं उनसे ये पूछूं कि आप किसको सपोर्ट करते हो, कौन सी अच्छी है, गुड है ये वाली या ये वाली बैड है, सो दैट विल गो अंडर द क्वालिटेटिव, ठीक है। इसमें हमारे पास नंबरिंग होगी, उसमें हमारे पास नंबरिंग नहीं होगी, ठीक है। उसमें हमारे पास क्वालिटीज होंगी, उसमें हमारे और क्वांटिटेटिव में हमारे पास नंबरिंग होगी, क्वालिटेटिव में हमारे पास क्या होगी, क्वालिटीज होंगी, ठीक है। एज द नेम इंडिकेट, क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या होती है, मेजरमेंट 1 2 3 4, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव क्या होती है, आपकी क्वालिटी, गुड और बैड, ठीक है, लो और हाई, ठीक है। ये क्या है, क्वालिटी है, इसमें नंबर हमने नहीं दिए हुए, इट इज नॉट बेस्ड ऑन द क्वांटिटी। देन हम बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल रिसर्च की, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च इज दैट रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थ्योरी। व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट्स आपके क्या होते हैं, जैसे जिसकी कोई सिंगल टर्म नहीं है, ठीक है। अगेन फ्रीडम, सेकुलरिज्म, ठीक है। देन आपका क्या कहते हैं फेमिनिज्म, इनकी कोई एब्स्ट्रैक्ट टर्म नहीं है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एक
आइडिया है ये, ठीक है, एक थ्योरी है जिसका कोई एग्जैक्ट कुछ आंसर नहीं है, ठीक है, जनरली यूज बाय द फिलोसफर एंड थिंकर टू डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट। और इनको यूज कौन करेगा? फिलोसफर थिंकर्स ही करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की बात वही करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट से वो चीज़ों को देखते हैं। सो इसके अंडर आपके वो लोग आ जाएंगे। देन हम बात करेंगे एम्पिरिकल रिसर्च की। सो एम्पिरिकल रिसर्च इज बेसिकली बेस्ड ऑन द साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंटिफिक फाइंडिंग्स जो आपको ऑब्जर्वेबल हैं, जो आपको दिख रही हैं, सो उनके अंदर आपकी एम्पेरिकल फाइंडिंग आएगी, ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग हम सिर्फ देखेंगे, ऑफन विदाउट ड्यू रिगार्ड टू सिस्टम एंड थ्योरी, ठीक है। इसमें क्या है, आपकी डाटा बेस्ड रिसर्च है, कंक्लूजन पे आएगी। ऐसा नहीं है कि कुछ भी किसी ने बोल दिया है हवा में, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट है। इसमें क्या था फिलोसफी वाले में, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में बेसिकली आपका क्या था कि आपने एक चीज़ बोली और उसके ऊपर आपने चीज़ें करी। इसमें आपका कोई साइंटिफिक एविडेंस का काम नहीं होता इसमें, ठीक है, इसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस का काम नहीं है, इसमें साइंटिफिक एविडेंस का काम है, ठीक है। कंक्लूजन आएंगे, डाटाबेस बनेगा, क्वांटिटेटिव डाटा आएगा, डाटा के ऊपर डाटा इंटरप्रिटेशन चलेगा, पूरा रिसर्च का एक तरीका चलेगा, ठीक है, रिसर्च के जो स्टेप्स हैं वो सारे फॉलो होंगे, उसके बाद आपका कंक्लूजन आएगा। इसमें आपका डिफरेंट होता है, ठीक है। ये किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के बारे में बात कर ली कि आपके हिसाब से ये बेसिकली सब्जेक्टिव भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें अगेन, जैसा मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इंडियन थॉट जो है वो वेस्टर्न से अलग होंगे। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज रिगार्डिंग द फ्रीडम, रिगार्डिंग द फेमिनिज्म, सो हम बोल देंगे आपके लिए फेमिनिज्म क्या है, आपके लिए फेमिनिज्म क्या है। क्वालिटेटिव बात हो रही है इधर, ठीक है। अगेन ये थोड़ा क्वांटिटेटिव टर्म्स पे आ जाता है, एम्पिरिकल रिसर्च वाला। यहाँ पे हम किसके बारे में बात करते हैं, एग्जाम्पल्स के बारे में, कि हाँ भाई ये चीज़ इतनी पोर्ट्रे करती हैं। अब जो मेजर जो रिसर्च अप्रोचेस हैं जो हम कंसीडर करते हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड देन देर इज क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। क्वांटिटेटिव की अगर हम बात करें तो इसमें जो हाइपोथेसिस है क्वांटिटेटिव की, इसमें क्या होता है कि हाइपोथेसिस होती है और उसको हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन क्वालिटेटिव में क्या होता है, जनरल होती है, हम सिर्फ आइडियाज डिस्कवर करने के लिए इसे यूज करते हैं। जैसे अगर हम सन वाला, सनराइज और सनसेट का फिनोमिना अगर पढ़ने जाएंगे तो दैट विल कम अंडर द क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। उसमें हमें ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, इट इज अ फैक्ट, इट इज देयर, इट इज अ फिनोमिना, वी रीड इट एंड वी प्रूव इट, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव की, अगर कोई क्वांटिटी से रिलेटेड बात है तो उसको प्रूव करने में भी टाइम लगेगा। यू हैव टू एटीट्यूड्स की अगर बात करें, यू हैव टू गो फॉर अ प्रॉपर थिंग, ठीक है। आप जाओगे, आप चीज़ें देखोगे, इसको नंबरिंग दो, कितने लोग इसको सपोर्ट करते हैं, कितने कैसे करते हैं, सो दैट विल कम अंडर अ लॉन्ग प्रोसेस, आपको इसमें लोगों की भी जरूरत पड़ती है। देन हम बात करेंगे अप्रोच इसकी क्या है, ये मेजर करेगा और टेस्ट करेगा। ये क्या करेगा, ऑब्जर्व करा और इंटरप्रेट करा। जैसे मैंने बताया सनराइज और सनसेट, ये क्या कर रहा है, एक फिनोमिना को ऑब्जर्व करा और इंटरप्रेट कर दिया कि सनराइज हो रहा है तो ये हो रहा है, सनसेट हो रहा है तो ऐसे हो रहा है। सो इसमें ऑब्जर्व करके सीधा सीधा इंटरप्रेट कर दिया। लेकिन इसमें क्या है, मेजर करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, तब आपको कहीं जाके आंसर मिलेगा। डाटा कलेक्शन की बात करें तो ये अनस्ट्रक्चर्ड है, इसमें डाटा कलेक्शन का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। आप चाहें तो किसी भी तरीके से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, आप नासा की साइट से जाके कर सकते हैं, आप इसरो की साइट से कर सकते हैं, कैसे होता है आप एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं, आप किसी और बुक से पढ़ सकते हो जो ज्योग्राफी हो, जिसमें आपकी इन चीज़ों के बारे में बताया हो, ठीक है। देन इसमें क्या है, स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स और कैटेगरीज होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर है एक कि इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनेयर है वो हमने सबको दिया है और सब उसी के हिसाब से क्या करेंगे, उसे आंसर करेंगे, तो इसमें आपका ऑब्जेक्टिव पर्पस ज़्यादा आता है। देन हम बात करेंगे रिसर्च इंडिपेंडेंस की। सो इसमें जो रिसर्च है, रिजल्ट जो है वो सब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। जैसे किसी ने बोला था कि अर्थ जो है वो फ्लैट है, ठीक है, सो ये क्या है, इसका सब्जेक्टिव है, ठीक है। उसको लगा फ्लैट है, उसने बता दिया, लेकिन बाद में चीज़ें चेंज हो गई, ठीक है। इंटीमेटली इन्वॉल्व होता है इसमें रिसर्चर। लेकिन इसकी अगर बात करी जाए तो रिसर्चर जो है वो अनइन्वॉल्व होता है, ऑब्जर्वर होता है, और जो उसके पास डाटा आता है सिर्फ उसको ही वो क्या करता है, बेसिकली उसके ऊपर कंक्लूजन बनाता है, और ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। उधर क्या है, चीज़ें पूरी सब्जेक्टिव हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं आपके स्मॉल सैंपल ऑफन इन नेचुरल सेटिंग। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ये तो चलो मैं साइंटिफिक रिसर्च की आपको एग्जांपल दे रही थी। सिमिलरली अगर हम स्मॉल सैंपल और नेचुरल सेटिंग की बात करते हैं, केस स्टडीज आप साइकोलॉजी में बहुत यूज़ करते हैं, जब क्लिनिकल सेटिंग्स में आप बैठे होते हैं तो यू गो फॉर द केस स्टडी। केस स्टडी क्या होती है, एक जो पेशेंट है या जो आपका क्लाइंट है उसकी आप इन डेप्थ नॉलेज लेते हैं उसकी प्रीवियस लाइफ साइकिल की, कि उसकी लाइफ साइकिल में उसका बर्थ कैसे हुआ, कैसे वो रोया था, उसका फर्स्ट क्राई था,
उसके बाद कब उसने डेवलप करना स्टार्ट करा, कितने पे उसने बोलना स्टार्ट करा, कब उसने फर्स्ट वर्ड बोला, क्या उसने फर्स्ट वर्ड बोला, उसके बाद उसकी पैथोलॉजिकल हिस्ट्री, उसका पहनने का तरीका, उसकी एजुकेशनल हिस्ट्री, आप सब कुछ कंसीडर करते हैं। तो जब आप इनकी जब बात करते हैं तो ये सब्जेक्टिव होती हैं, ठीक है। आपकी कुछ चीज़, जैसे भी आप अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट की बात करो, रोशाक इंक ब्लड की टेस्ट की बात करो, तो उससे आप जो डाटा कलेक्ट कर रहे हो आपको सब्जेक्टिवली ही इंटरप्रेट करना पड़ेगा, आप उसको ऑब्जेक्टिवली नहीं कर सकते। देन इसमें जो सैंपल हैं वो स्मॉल साइज हैं। अगेन आपका केस स्टडी है, आपने सैंपल लिया, ठीक है, सैंपल लिया, स्मॉल साइज है। कैसे आप एक पर्सन की केस स्टडीज में इतना टाइम लग जाता है, आप कितने लोगों की केस स्टडीज जो है कलेक्ट कर लोगे, ठीक है। क्लिनिकल सेटिंग में सिमिलरली मोर ओवर हर किसी की जो केस स्टडी हो डिफरेंट है, सेम भी नहीं हो सकती, ठीक है। लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करा है, किसी का फर्स्ट क्राई था, किसी का फर्स्ट क्राई 2 मिनट बाद था, किसी का नहीं था। देन किसी की पैथोलॉजिकल हिस्ट्री है, किसी की नहीं है, किसी की मेडिसिन किसी ने ली है पहले, जो आपकी साइकेट्रिक मेडिसिन होती हैं, किसी ने नहीं ली है। सो ऑलवेज डिफरेंट, ठीक है। सो ये सब्जेक्टिव है, स्मॉल सैंपल्स होते हैं, प्लस आपके नेचुरल सेटिंग में होते हैं। इसमें क्या होगा, लास्ट सैंपल होगा और एंड में क्या होगा, जनरलाइजेबल रिजल्ट बनेंगे। जैसे आपकी किसी चीज़ के प्रति एटीट्यूड्स को अगर हम देख लें, या आपकी किसी चीज़ के प्रति आपके कोई फिनोमिना की तरफ हम एक व्यू पॉइंट को देख लें, तो उसमें आपका क्या होगा, जो कुछ लोगों ने जो चीज़ बोली, ठीक है, वो आपकी जनरलाइज कर दी जाएगी बाकी की पॉपुलेशन पे, अगर आपका जो सैंपल है वो एडिकेट है। अब इन्होंने अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में बात करी, इन्होंने बोला कि टूवर्ड्स द वेस्टर्नाइजेशन, एक जो इंडिया है उसमें ह्यूमन एटीट्यूड किस टाइप का है, मतलब पर्सन्स का जो एटीट्यूड है ह्यूमन पॉपुलेशन का इंडिया की, वो कैसा है टूवर्ड्स द वेस्टर्नाइजेशन। अब वेस्टर्नाइजेशन की तरफ लोगों का 2 तरीके का एटीट्यूड हो जाता है, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। नेगेटिव के अंदर आपका क्या आएगा, तो दे वॉन्ट लाइक इट, क्यों, आपके जो वैल्यूज़ है वो चेंज हो रही है और इन सब की वजह से। देन देर इज़ अ पॉजिटिव, जो बोलेंगे कि हाँ अच्छी बात है, आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एडवांसमेंट्स हो रही है, सो दैट विल कम अंडर द पॉजिटिव एटीट्यूड। कितने लोग इसको फोकस करते हैं, कितने लोग उसको फोकस करते हैं, जो आपका एक पर्टिकुलर आंसर आएगा, सिमिलरली आप उसको यूनिट्स दे देंगे कि आप कितने मार्क्स देंगे, क्वांटिटेटिवली मेजर करा देंगे, और उसके बाद द आंसर विल बी जनरलाइज्ड ऑल ओवर द इंडिया। की इंडिया की पॉपुलेशन का जो पर्सपेक्टिव है वो ये है, जैसा वोट का मैंने आपको बताया कि इंडिया की जो वोटिंग है वो इनकी तरफ जा रही है, वो जनरलाइज कर दी गई है पूरी पॉपुलेशन पे विद रिगार्डिंग अ सैंपल। अब जैसे आपके पोस्ट जो आपके मतलब प्री इलेक्शंस जो आपके सर्वेज होते हैं, ठीक है, इलेक्शन से पहले जो आपके सर्वेज होते हैं, ये रिजल्ट प्रिडिक्ट करते हुए घूमते हैं, ठीक है। देयर विल लाइक वी प्रिडिक्टेड अ रिजल्ट, इनकी जनता आएगी, इनकी वो आएगी, तो वो सर्वेज कंडक्ट करते हैं। तो सर्वे ऐसा नहीं होता कि पूरी इंडिया का होता है, नहीं, एक सैंपल पॉपुलेशन का होता है, उसको जनरलाइज कर दिया गया है पूरी इंडिया पर। दैट्स हाउ द सर्वे वर्क्स। आपके लिए प्रैक्टिकली दैट इज नॉट पॉसिबल टू गो फॉर द एंटायर पॉपुलेशन एंड एग्जामिन देम, और उनसे आप बात कर सके, उनसे डाटा कलेक्ट कर सके। तो इसीलिए द क्वांटिटेटिव रिसर्च वर्क लाइक दैट, ठीक है, कि कुछ लोग लिया, सैंपल लिया, एडिकेट सैंपल लिया और उसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। देन हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव अप्रोच के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। क्या होता है कि जनरेशन ऑफ डाटा सब्जेक्टेड टू रिग्रेस क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस होते हैं नंबर्स वगैरह की, बहुत एसपीएसएस वगैरह लगता है, फिर आपके पास फाइनली एक कंक्लूजन आता है कि दिस इज हाउ द थिंग्स आर। अब इस अप्रोच को हम किस तरीके से बता सकते हैं। फर्स्ट वन इज इन्फ्रेंशियल। इन्फ्रेंशियल अप्रोच के अंदर क्या होता है, आप इन्फ्रेंस बनाते हैं रिगार्डिंग अ पॉपुलेशन। एज आई सेड कि कुछ पॉपुलेशन का सैंपल उठाया और उसको पूरे पे क्या कर दिया, इन्फर कर दिया, उसको क्या कर दिया, पूरे पे अप्लाई कर दिया। सो वो बेसिकली आपका आता है इन्फ्रेंशियल के अंदर। इन्फ्रेंशियल अप्रोच इज अ रिसर्च टू form a database from which we infer the characteristics and relationships of the population। एक database से बाकी का हमने characteristics क्या कर दिया है, infer कर दिया है एक sample से। then experimental के अंदर क्या होगा, आपके क्या कहते हैं, मैनिपुलेशन होगा। मैनिपुलेशन किसका होगा, आपका कंट्रोल होगा किस पे, एनवायरनमेंट पे। इधर क्या था, हमारा एनवायरनमेंट पे कंट्रोल नहीं था, हमने नेचुरल सेटिंग से लोगों को उठाया। एक्सपेरिमेंटल में क्या होगा, जो हम सैंपल उठाएंगे वो आपका कहाँ होगा, सैंपल आपका एक्सपेरिमेंटल सेटिंग में होगा। अब इसके भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं कि आपके यहाँ पे बायसेस नहीं होंगे, आपके वेरिएबल्स जो हैं, आपकी जो मतलब वेरिएबल्स हैं उनको आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। देन इसके कुछ नेगेटिव भी चीज़ें हैं कि जो लोग हैं वो क्या करेंगे, वो खुद को फेक गुड या फेक बैड दिखा सकते हैं, आपकी रिसर्च को
कंफर्म करने के लिए कंफर्मेटरी बायस कैन बी देयर, देन द एक्सपेरिमेंट इटसेल्फ कैन बी बायस एज वेल। सो जो एक्सपेरिमेंटल सेटिंग में आपकी होगी दैट विल कम अंडर द एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। देन स्टिमुलेशन अप्रोच, स्टिमुलेशन अप्रोच में क्या आएगा, ये भी एक एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो रिसर्च एनवायरनमेंट पे जो कंट्रोल होगा और जो उसके वेरिएबल्स पे कंट्रोल होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एक्सपेरिमेंटल। अगर आपकी वेरिएबल्स, वेरिएबल्स आपके क्या होते हैं, देखो वेरिएबल्स आपके बाद में बहुत अच्छे से कराऊंगी, अभी एक ब्रॉड में आप देख लें। सो वेरिएबल्स इज बेसिकली टू टाइप, वन इज IV एंड अदर वन इज DV। सो IV इज द वन विच इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होता है, इट कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर। जैसे मैंने आपको टेम्परेचर वाला पॉइंट बताया, तो हियर टेम्परेचर कैन बी माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि मैं लोगों को अलग अलग टेम्परेचर पे उनका अग्रेशन देखूं। सिमिलरली जिसमें हम इफेक्ट देख रहे हैं वो क्या है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके ऊपर उसका इफेक्ट दिख रहा है। जो IV के ऊपर जो वेरिएबल डिपेंडेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर। जैसे मैंने बोला कि मैं अग्रेशन और टेम्परेचर की बात कर रही थी, तो टेम्परेचर को मैं क्या करूंगी, मैं मैनिपुलेट करूंगी, ठीक है। सो वो क्या आएगा, मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आएगा। लेकिन सिमिलरली अग्रेशन, अग्रेशन को आई कांट मैनिपुलेट, इट्स अ इफेक्ट ऑफ दैट। सो इस वो किस में आएगा, DV में, क्योंकि वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अब वेरिएबल के जब कंट्रोल की बात करते हैं हम, सो इन्फ्रेंशियल वेरिएबल में हमारे पास कोई भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है। अगर हम वेरिएबल की कंट्रोल की बात करते हैं तो इन्फ्रेंशियल में हमारे पास कोई भी कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल की, तो यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल होता है, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल होता है। तो जो कंट्रोल है वो इस तरीके से इंक्रीज होता है ऑन द वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे तो हम नेचुरल सेटिंग में ही कर रहे हैं, इन्फ्रेंशियल में तो, ठीक है। और इन्फ्रेंशियल में नेचुरल सेटिंग से ज़्यादा ये है कि हम एक डाटा को इन्फर करें पूरी पॉपुलेशन पे। अगर वो सैम्पल साइज सेम भी है, एक्सपेरिमेंट सेटिंग में आया हुआ है, तो भी इट्स ओके, तो उसमें डिपेंड करेगा, डिफरेंट तरीके से देखा जाएगा। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। इसके बाद क्वालिटेटिव अप्रोच की बात करेंगे, जिसमें हम सब्जेक्टिव असेसमेंट, एटीट्यूड, ओपिनियंस, इन सबको देखते हैं। ये अप्रोच रिजल्ट देगी नॉन क्वान्टिटेटिव फॉर्म में, जिसको हमें ज़्यादा रिग्रेसली आपको क्वांटिटेटिवली चीज़ों को नहीं देखना पड़ेगा, डाटा ज़्यादा नहीं होता, सिंपल से फिनोमिना होते हैं, वी डिस्कस इट अबाउट इट, ठीक है। तो उस तरीके से हम कर लेते हैं। देन जो टेक्निक होती है इसमें ग्रुप इंटरव्यू, प्रोजेक्टिव टेक्निक, डेप्थ इंटरव्यूज, ये सारी यूज़ होती हैं। सिमिलरली आपका जो केस स्टडीज़ वगैरह है वो इसमें आती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च की, कि रिसर्च की क्या ज़रूरत है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। साइंटिफिक और इंडक्टिव जो आपकी थिंकिंग है उसकी डेवलपमेंट के लिए, लॉजिकल थिंकिंग की डेवलपमेंट के लिए आपका रिसर्च जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक्स वगैरह की फील्ड है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हमारी जो ऑल गवर्नमेंट्स वगैरह बनाते हैं वो सारी भी रिसर्च से ही बनती हैं, किस तरीके से इफेक्टिव है, क्या क्या जो हमारा एरिया है वो हम इसके अंदर डाल सकते हैं। देन रिसर्च का एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है, जिसके थ्रू ऑपरेशनल प्लानिंग प्रॉब्लम्स, बिजनेस वगैरह की, इंडस्ट्रीज़ वगैरह की, जो आपका अप्लाइड रिसर्च के अंदर आता है, ठीक है, वो इसके थ्रू सॉल्व करी जा सकती है, ठीक है। सोशल साइंटिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, सोशल रिलेशनशिप वगैरह देखने के लिए। देन PhD वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, थीसिस वगैरह लिखने के लिए एज अ करियर जो रिसर्च को देख रहे हैं, वो आगे हाई पोजीशन पे जाके भी रिसर्च कर सकते हैं। और सोशल सोसाइटी जो होती है हमारी सोसाइटी में, जो उनका सोशल स्टेटस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है डॉक्टरेट लगने के बाद, और पता होता है रिसर्च स्कॉलर है, तो काफ़ी ज़्यादा आपका जो रेलेवेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है सोसाइटी में, ठीक है। रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में हम बात करें तो वो लिवलीहुड वाली बात है, कोई इंसान है जिसको SPSS बहुत अच्छे से आता है, जिसको सैंपल अगर आप कलेक्ट करोगे तो आप उसमें भी लोगों को लगाओगे, ठीक है। तो मेथडोलॉजी के टाइम पे देयर आर मेनी पीपल जो आप इन्वॉल्व कर सकते हो, जो आपको हेल्प करेंगे डाटा कलेक्शन एंड ऑल में। जैसे हमारा अगर सेंसस होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में, सेंसस हमारे इंडिया का होता है, हर घर जाके आपको डाटा लाना पड़ता है, ठीक है। सो वो डाटा क्या है, वो डाटा बेसिकली सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी ले आती है, वो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय करती है। तो इसमें क्या होता है, लिवलीहुड भी जो लोगों की है वो बढ़ जाती है, पैसे कमाने का मौका लोगों को मिल जाता है। देन न्यू आइडियाज़, न्यू इंसाइट्स मिल जाते हैं फिलोसफर्स की अगर हम बात करें, ठीक है। अगर आप सिर्फ अपनी मीनिंग के लिए, अपनी नॉलेज के लिए कर रहे हैं तो आपकी नई नई चीज़ों का पता चल जाता है। फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू थ्योरी अगर किसी भी वजह से होती है इंटेलेक्चुअल के द्वारा, तो वो भी रिसर्च के थ्रू ही होती है। इफ़ यू डोंट गो फॉर द रिसर्च देयर इज़ नो पॉइंट कि हम किसी नई थ्योरी को बना पाएंगे, नई अंडरस्टैंडिंग्स ला पाएंगे, या नई जो आपकी नॉलेज है उसको क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है।
अपार्ट फ्रॉम इट हम बात करेंगे स्टेप्स इन रिसर्च की। तो जहां बात आती है स्टेप्स इन रिसर्च की, तो फर्स्ट स्टेप इज लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। तो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जब आप एक रिसर्च प्रॉब्लम को देख लेते हो, दैट आई वांट टू रिसर्च इन दिस पर्सपेक्टिव इन दिस एरिया, ठीक है, इस एरिया में मेरे को रिसर्च करनी है, तो यू गो फॉर द लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू के अंदर क्या होता है, जो आपके प्रीवियसली इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी हैं, जो रिसर्च पेपर्स हैं वो आप पढ़ते हैं, उनसे आप जानते हैं कि कितना लोगों को ऑलरेडी पता है। जितना आपको पता है वो आप नहीं आगे, मतलब जितना ऑलरेडी रिसर्च हो सकती है वो आप आगे नहीं प्रोसीड कर सकते, उसके कॉन्ट्राडिक्टरी या उसके डिफरेंस में कुछ कर सकते हैं, लेकिन सेम आप प्रोसीड नहीं करते। अगर आप करोगे तो आपको प्लेजरिज्म का वो लग जाता है टैग, विच इज अ ऑफेंस इन अ रिसर्च, ठीक है। सो प्लेजरिज्म बेसिकली व्हाट, कि आप सेम रिसर्च को रेप्लिकेट कर देते हो अगेन, ठीक है, रेप्लिकेट भी नहीं, आप कॉपी कर देते हो, ठीक है। सो दैट इज प्लेजरिज्म। सो आपके ऊपर प्लेजरिज्म का एक्ट लग जाता है। सो दैट इज नॉट द गुड वे। सो पहले आप लिटरेचर रिव्यू करते हो, क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या हो चुका है, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, कितनी कहाँ से मैं नॉलेज गेन कर सकता हूँ। देन डिजाइनिंग, टेस्टिंग एंड फाइनलाइजिंग रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद आप क्या करते हो, रिसर्च को डिजाइन करे हुए, क्या आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, क्या आपको टेक्निक्स चाहिए, किस तरीके से आप टेस्टिंग करोगे, कौन से टेस्ट यूज करोगे, उसके बाद आप उन सबको देखते हो। देन डाटा कलेक्शन स्टार्ट करते हो, सर्वे, इंटरव्यू किस तरीके से करना, ऑब्जेक्टिव टेस्ट देने हैं, क्वेश्चनेयर देने हैं, इंटरव्यू लेने हैं, केस स्टडीज जाना है। मल्टीपल मेथोलॉजी आर देयर सैंपल कलेक्शन के लिए, वो भी हम आगे करेंगे डाटा कलेक्शन के लिए। देन डाटा इनपुट, उसके बाद कितना डाटा जो है वो रेलेवेंस है, कितना डाटा आपका खराब है एज पर द रिसर्च, जो खराब है उसे हटाएंगे, बाकी को ऑर्गेनाइज करेंगे, टेबल्स बनाएंगे अलग अलग, ठीक है। देन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, उसके बाद क्या करेंगे, एनालिसिस चलेगा, क्वांटिटेटिवली एज वेल एज क्वालिटेटिवली भी, दोनों तरीके से हम उस डाटा का एनालिसिस करेंगे। एंड फाइनली डॉक्यूमेंटिंग फाइंडिंग एंड ड्राइंग कंक्लूजन, उसके बाद कंक्लूजन आएंगे, ठीक है, क्या हमें इस चीज़ से समझ आया है, क्या हम और ज़्यादा समझ सकते हैं, तो वो सारा आपके इसके अंदर आएगा। फिर आप रिपोर्ट राइटिंग करेंगे, रिपोर्ट राइटिंग के अंदर आप सारी चीज़ें लिखेंगे कि ये चीज़ें इस तरीके से होती है, ये फिनोमेना ऐसे इसको अफेक्ट करता है, जो भी आपकी रिसर्च की फाइंडिंग्स थी उनको आप इसमें लिस्ट करेंगे। फिर आप पीयर रिव्यू के लिए भेजते हैं। पीयर रिव्यू में आपकी जो सेम एज के जो लोग होते हैं, जो उसमें हैं, उस एरिया में है, उनके थ्रू रिव्यूइंग होती है कि ये चीज़ कितनी ठीक लग रही है, कितनी रेलेवेंट लग रही है। एंड फाइनली प्रोड्यूसिंग द फाइनल डॉक्यूमेंट। और पीयर रिव्यू के अंदर आपका ये भी आता है कि आपकी जो फाइंडिंग्स हैं वो कितनी ज़्यादा सही हैं, सो उनको रिव्यू किया जाता है। सो प्रोड्यूसिंग द फाइनल डॉक्यूमेंट। और उसके बाद आपकी जो फाइनल डॉक्यूमेंट है, जिसको आप थ्योरी बोल सकते हो, आपकी रिसर्च फाइंडिंग्स बोल सकते हो, आपकी रिसर्च रिपोर्ट बोल सकते हो, आपका रिसर्च पेपर बोल सकते हो, वो सर्व आपका इसके अंडर आता है, जो आपका होता है प्रोड्यूसिंग अ फाइनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च। सो क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च की जब हम बात करते हैं, उसके अंदर आपका आएगा फर्स्ट वन इज की गुड रिसर्च जो होती है वो सिस्टमेटिक होती है। ऐसा नहीं कि पहले आप कुछ कर रहे हो, पहले आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, फिर आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो, फिर आप कुछ और कर रहे हो, नहीं, सिस्टमेटिक, स्टेप बाय स्टेप। सो एक अच्छी रिसर्च जो होगी वो सिस्टमेटिक होगी। कोई भी रिसर्च का स्टेप अगर ऊपर नीचे होता है तो उससे आपकी रिसर्च जो है वो अफेक्ट होगी, आपकी फाइंडिंग्स जो होंगी वो करेक्ट नहीं होगी। देन गुड रिसर्च जो होगी वो लॉजिकल होगी, हवा में बातें नहीं होंगी, वो दिखेगी दैट इट इज़ अ लॉजिकल, ये जो चीज़ बोली है वो सही बोली है, कोई भी अगर ढूंढ रहा है तो उससे सेम चीज़ आ रही है। गुड रिसर्च इज एम्पेरिकल, अगेन साइंटिफिक मेथड्स होंगे, इट कैन बी ऑब्जर्वेबल ईजिली, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन, बट इट शुड बी जनरलाइजेबल, ठीक है, जनरलाइजेबल एज वेल एज एम्पेरिकल। एम्पेरिकल में आपका आता है कि ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव आपके बायसेस से फ्री होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज आई बिलोंग टू दिस हिंदू कम्युनिटी डजंट मीन कि मैं दूसरी कम्युनिटी के बारे में सिर्फ बुरा ही लिखूंगी। अगर मेरी फाइंडिंग्स में कुछ अच्छा आया है तो आई शुड मैंशन दैट रिगार्डिंग द अदर कम्युनिटी, सो दैट विल कम अंडर द एम्पेरिकल थिंग, दैट द रिजल्ट जो है मेरा वो आपका बायसेस से फ्री है, मेरे पर्सनल कंसेप्शन से फ्री है, मेरे पर्सनल बिलीफ से फ्री है। सो दैट विल कम अंडर द एम्पेरिकल थिंग, जिसमें आपकी साइंटिफिक होती है, ऑब्जर्वेबल होती है। अगेन देन अ गुड रिसर्च इज रेप्लीकेबल। रेप्लीकेबल के अंडर क्या आती है कि अगर कोई और सेम रिसर्च को सेम तरीके से आपका कंडक्ट करता है तो उसका आंसर भी वही आना चाहिए जो मेरा आ रहा था। सो दैट विल कम अंडर द रेप्लीकेबिलिटी, कि इट शुड बी रेप्लीकेबल। कोई और भी अगर करता है तो सेम आंसर पे पहुंचे सिस्टमेटिक तरीके से, लॉजिकल रिसर्च करके, एम्पेरिकल मेथड्स के थ्रू, और रिसर्च जो है वो क्या हो आपकी रेप्लीकेबल हो। सो दीज आर द बेसिकली criteria for the good research, in which a good research should be systematic, should be research should be logical, then empirical, and then good research should be replicable. So research के जो आपका इंट्रोडक्शन था या मीनिंग ऑफ रिसर्च या डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, वो मैंने आपको आज यहाँ पे समझा दी है। इसके बाद जो है हम हाइयर लेवल पे चलेंगे। हाइयर लेवल में जैसे मैं आपको बता भी चुकी हूँ
जिसमें हम आपका सारा जो रिसर्च का पार्ट है रिगार्डिंग आपका अनोवा, मनकोवा, सेंट्रल टेंडेंसी, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, वो सब हम आपका इसके अंदर कर लेंगे। SPSS भी मैं आपको सिखा दूंगी, केस स्टडीज़ किस टाइप की, फील्ड स्टडीज़ कौन सी जो आपकी पॉपुलेशन है उसके लिए सही होती है, क्या प्रॉज है, क्या कौन से, सब करेंगे हम। बट फॉर टुडे दिस मच इज इनफ, ठीक है, दिस मच इज इनफ। सो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडे, दिस दैट्स ऑल फॉर टुडे। मी अंजलि कौशिक, टिल देन बने रहिए चैनल पे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको सारी जो नॉलेज है हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं गाइस, तो प्लीज़ रिस्पेक्ट दैट। वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जो भी ज़रूरतमंद हो उस तक जो आपकी एजुकेशन है वो पहुंचे। शिक्षा का अधिकार हर किसी को होता है, दैट्स वाई वी आर प्रोवाइडिंग इट फ्री। हर कोई नहीं दे पाता महंगी कोचिंग्स की फीस, सो हम अभी इस टाइम पे एक सोशल कॉज के वे में इस चैनल को चला रहे हैं। सो प्लीज़ सपोर्ट अस। टिल देन, मी अंजलि कौशिक।